नमस्कार दोस्तों, आज हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट के न्यू सिलेबस के अनुसार पॉलिटी वाले चैप्टर को क्लियर करेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि भारत का संविधान जो है पॉलिटी में विशेष रूप से हमें पढ़ना है। तो भारत का संविधान ये भारत का सर्वोच्च विधान है। भारत के सर्वोच्च विधान कहने का तात्पर्य है कि भारत का सर्वोच्च कानून है भारतीय संविधान। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय संविधान दिवस जो है, भारत में संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है और भारतीय संविधान में कोई भी राज्य या अन्य राज्य शासित संगठन अभिशासित होते हैं। 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि 26 नवंबर को हम भारत का संविधान दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, इसीलिए उसी के उपलक्ष्य में हम 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। और भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। गणतांत्रिक देश के कहने का मतलब है दोस्तों, यहाँ पर वंश से कोई शासन नहीं चलता। यहाँ पर जो राष्ट्र का प्रमुख होता है उसका चुनाव होता है, अर्थात पहले जिस प्रकार राजा के पुत्र ही अन्य आगे आने वाली पीढ़ी के राजा होते थे, ऐसा नहीं होता। यहाँ वंश परंपरा नहीं चलती। यहाँ पर चुनाव के अनुसार किसी भी राष्ट्र प्रमुख का चुनाव किया जाता है, वो भारत का राष्ट्रपति बनता है। तो भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। कहने का मतलब विश्व के सबसे बड़े लिखित संविधानों में से कौन सा संविधान है? भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। कहने का मतलब है भारत के सबसे बड़े लिखित संविधान को विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन है? तो भारत का संविधान। भारत में संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही, इसके बारे में दोस्तों इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों आपको बता दें कि जो भारत के संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। तो वहाँ से सबसे पहले पूछा जाता है रेगुलेटिंग एक्ट, जो कि वारेन हेस्टिंग के समय पर आया था। हमने आपको गवर्नर जनरल वाला टॉपिक हिस्ट्री में कंप्लीट करा दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि जो रेगुलेटिंग एक्ट था वो 1773 ईस्वी में आया था। ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप लर्न रखिएगा। और कंपनी प्रशासन के लिए एक लिखित संविधान एवं निश्चित शासन पद्धति का प्रारंभ इसी से हुआ था। कलकत्ता में 4 सदस्यीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भी 1774 में इसी रेगुलेटिंग एक्ट से हुई थी। अर्थात कलकत्ता में न्यायालय की स्थापना किस एक्ट से हुई? तो रेगुलेटिंग एक्ट से। 1773 ईस्वी का यह अधिनियम था। इसी के फलस्वरूप 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। दोस्तों आपको बता दें कि जो पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784 में, यह भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि परीक्षा में कई बार ये पूछा जाता है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ, तो 1773। और पिट्स इंडिया एक्ट कब लागू हुआ तो 1784 ईस्वी। दोस्तों आपको बता दें कि पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई। 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल की 6 मेंबर बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना कब हुई? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 वाले अधिनियम से। दोस्तों अब आपको बता दें कि जो चार्टर एक्ट हैं ये भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी, तो यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन बनते हैं। तो जो 1813 का चार्टर एक्ट था, 1813 का चार्टर एक्ट, ये पहला समझिए चार्टर एक्ट था। भारतीय शिक्षा पर पहली बार 1 लाख रुपए का खर्च किस प्रावधान के फलस्वरूप हुआ? तो चार्टर एक्ट का मतलब होता है एक प्रकार से अधिनियम समझिए। तो 1813 ईस्वी का जो चार्टर एक्ट आया, इसमें भारतीय शिक्षा पर पहली बार 1 लाख रुपए का बजट मिला था। तो भारतीय शिक्षा पर पहली बार 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किस चार्टर एक्ट से हुआ? 1813 के। और 1833 का जो चार्टर एक्ट था वो कंपनी के संपूर्ण व्यापारिक अधिकार की समाप्त हो गई इस चार्टर एक्ट से। और फिर आया इसके बाद में भारत शासन अधिनियम 1858। भारत शासन अधिनियम 1858, इससे क्या हुआ कि भारत का शासन कंपनी से ब्रिटिश महारानी को हस्तांतरित हो गया, क्योंकि अब ये ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। भारत के लिए राज्य सचिव एवं 15 सदस्यीय भारत परिषद की स्थापना हो गई। कहने का मतलब है अब गवर्नर जनरल वाले पद को समाप्त करके वायसराय वाला बना दिया गया। सचिव और वायसराय बनने लगे भारत में 1858 के भारत शासन अधिनियम से। दोस्तों आपको बता दें कि अब जो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हुआ करता था, अब उसके हाथों से छीन कर ये ब्रिटिश महारानी को भारत पर अधिकार करने वाला शासन जो है हस्तांतरित कर दिया गया और अब ब्रिटिश क्राउन भारत पर शासन करने लगा। इसके बाद ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मार्लियामेंटो एक्ट जो आया था, भारत परिषद अधिनियम इसको कहा जाता है, 1909 में आया। तो कई बार पूछा गया है कि भारत मार्लियामेंटो एक्ट क्या था? मार्ले उस समय सचिव थे, मिंटो वायसराय। मार्लियामेंटो में मार्ले सचिव थे, मिंटो वायसराय थे। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909, मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार अर्थात सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली 1909 के भारत परिषद अधिनियम से ही आई थी। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एस सी पेट का। यूपीएससी इस क्वेश्चन को पूछ चुका है, एसएससी भी कई बार इस क्वेश्चन को पूछ चुका है कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली कब आई? तो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली 1909 में आई, जिसे भारत परिषद अधिनियम भी कहा जाता है। और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में क्या हुआ था? इसमें मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार का प्रयोग हुआ तथा निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था कर दी गई, अर्थात पृथक निर्वाचन क्षेत्र हुआ। भारत शासन अधिनियम 1919, जिसे मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहा जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि मॉन्टेस्क्यू और चेम्सफोर्ड में, मॉन्टेस्क्यू उस समय सचिव थे, चेम्सफोर्ड उस समय वायसराय थे।
तो भारत में द्वैध शासन प्रणाली लागू हुई किससे? भारत शासन अधिनियम 1919 से। उत्तरदायी शासन का स्पष्ट उल्लेख भी इसी अधिनियम से मिलता है और लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान भी इसी भारत शासन अधिनियम 1919 ने किया। और दोस्तों अब विशेष इंपॉर्टेंट है भारत शासन अधिनियम। हमारा संविधान इतना बड़ा क्यों है, इसके पीछे का रीजन ये भी है। हमारा संविधान इसलिए इतना बड़ा है, भारत शासन अधिनियम 1935 के तत्व भी उसमें सम्मिलित किए गए हैं। तो इस अधिनियम में 321 अनुच्छेद, इस अधिनियम में कितने? 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियां व 14 भाग थे। कितने अनुच्छेद थे? 1935 के भारत शासन अधिनियम में 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियां व 14 भाग थे। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना किससे हुई थी? भारत शासन अधिनियम 1935 से। पहले प्रांतों में द्वैध शासन चल रहा था, लेकिन बाद में प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति कर दी गई भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा, और केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना कर दी गई। और जो संघीय न्यायालय का प्रावधान था कोलकाता में, ये भी भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया गया। और इंग्लैंड में भारत परिषद की समाप्ति कर दी गई तथा अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे लर्न रखिएगा। दोस्तों अब आपको बता दें कि भारतीय संविधान सभा से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो यहाँ से भी अब हम लोग पढ़ लेंगे। संविधान सभा का जो गठन हुआ, ये भारतीय संविधान बना, ये कैबिनेट मिशन के फलस्वरूप हुआ था। तो संविधान सभा का चुनाव जो हुआ जुलाई 1946 में हुआ था। जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत चुनाव हुए। कैबिनेट मिशन क्यों आया था? संविधान सभा के गठन के लिए। तो जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत चुनाव हुए, जिसमें 296 सीटों में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208 सीटें, मुस्लिम लीग को 73 सीटें एवं अन्य छोटे समूह को 15 सीटें मिली। इस तरह मुस्लिम लीग, जो कि पूर्णतः आच्छादित हो गई थी, ने 29 जून 1946 को कैबिनेट मिशन योजना को अस्वीकार कर दिया और 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही दिवस की घोषणा करी। और मुस्लिम लीग की सीधी कार्यवाही दिवस की घोषणा से पूरे देश में भयानक दंगे हुए। क्या हुए? पूरे देश में मुस्लिम लीग ने जो सीधी कार्यवाही दिवस घोषणा करी थी, इससे पूरे जो देश में भयानक दंगे हुए और कलकत्ता में हजारों लोग लूटे गए। प्रतिक्रिया स्वरूप हिंदू बहुसंख्यक प्रांत बिहार के मुसलमानों पर अत्याचार हुआ। इसके प्रतिकार के रूप में नोखोली, जो कि बंगाल में पड़ता है, और टिपड़ाड़ में हिंदुओं पर अत्याचार हुए। क्योंकि मुसलमानों पर अत्याचार, हिंदू बहुसंख्यक प्रांत बिहार के लोगों ने मुसलमानों पर अत्याचार किए, तो इसी के बदले में जो बंगाल में हिंदू रहते थे उन पर अत्याचार मुस्लिमों ने किया। गांधी जी शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए नोआखोली गए। नोआखोली कहाँ है? बंगाल में है। गांधी जी ने विवेक और साहस को देखकर ही माउंटबेटन ने उन्हें वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि दी थी। गांधी जी के जो विवेक और साहस को देखकर ही लॉर्ड माउंटबेटन जो थे, उन्होंने वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि दी थी महात्मा गांधी जी को। ये इंपॉर्टेंट है, इसे लर्न रखिएगा। दोस्तों अब आपको बता दें कि संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ और यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। 1934 में दोस्तों आपको बता दें कि भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम M.N. राय द्वारा रखा गया, मानवेंद्र नाथ राय द्वारा। तो वर्ष 1934 में भारत में संविधान सभा के गठन का जो विचार हुआ सर्वप्रथम M.N. राय द्वारा लिखा गया। और दोस्तों आपको बता दें कि कैबिनेट मिशन योजना द्वारा प्रस्ताव के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ और संविधान सभा का जो पहला अधिवेशन था उसमें 9 दिसंबर 1946 को संपन्न हुआ और जिसके अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। दोस्तों आपको बता दें कि क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, तो 9 दिसंबर 1946 को। और दोस्तों यदि ये पूछा जाए कि संविधान सभा की पहली बैठक वो कौन सी थी जिसमें अस्थायी अध्यक्ष चुने गए, तो 11 दिसंबर 1946 आपको लगाना है, क्योंकि इसमें सिर्फ अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे जो कि सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो संविधान सभा के सबसे पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। ये डेट दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा दोनों इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा का पहला जो अधिवेशन हुआ था वो भी 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। लेकिन संविधान सभा में क्या हुआ था, मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया था, अर्थात इस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। क्या किया गया? 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया और श्री BN राव को संविधान सभा का विधि सलाहकार नियुक्त किया गया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। तो दोस्तों आपको बता दें कि अस्थायी अध्यक्ष और अस्थायी अध्यक्ष से क्वेश्चन रिलेटेड बने हैं। तो 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष बने थे, जबकि 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष बने थे सच्चिदानंद सिन्हा और श्री BN राव को संविधान सभा का विधि सलाहकार नियुक्त किया गया। अर्थात संविधान सभा का सलाहकार किसे माना जाता है? BN राव को। और दोस्तों आपको बता दें कि सबसे पहले संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन मैक्सिमम बुकों में लिखा नहीं होता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। तो संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? HC मुखर्जी। दोस्तों ये यहाँ लिखा नहीं गया, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं कि संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? HC मुखर्जी थे।
और संविधान को तैयार होने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। और संविधान सभा इतने दिन में तैयार हुई थी, पूरा संविधान अपना 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में। तो इसमें संविधान सभा के कुल 11 अधिवेशन हुए थे। कितने अधिवेशन आयोजित किए गए? 11 अधिवेशन। और संविधान पूरे कितने दिन में तैयार हुआ था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में पूरा संविधान तैयार हुआ था। अब दोस्तों आपको बता दें कि संविधान की उद्देशिका, जो कि संविधान की आत्मा कही जाती है, इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान में सभा में एक ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए थे? सच्चिदानंद सिन्हा। 11 दिसंबर 1946 को फिर बैठक होती है दूसरी, उसमें संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने जाते हैं। उसके बाद में अगली बैठक 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जो कब की बैठक थी? 13 दिसंबर 1946 की। दोस्तों आपको बता दें कि संविधान की उद्देशिका में जो चीज़ें लिखी गई हैं, इनसे कभी कभी क्वेश्चन बनते आए हैं, तो इस वजह से आप इसको इम्पोर्टेंट है, थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा। हम भारत के लोग, ये संविधान की उद्देशिका है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष। दोस्तों आपको बता दें कि इस पंथ निरपेक्ष का अर्थ है कि हम किसी भी धर्म की ओर नहीं जाएंगे, अर्थात हम धर्म में कभी भी भेदभाव नहीं रखेंगे, हम धर्म निरपेक्षता करेंगे। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर धर्म निरपेक्ष ना लिख करके पंथ निरपेक्ष लिखा गया है, ये वर्ड ध्यान रखिएगा। कई बार पूछता है कि संविधान सभा में इनमें से कौन सा वर्ड नहीं है, तो पंथ निरपेक्ष लिखा गया है संविधान की उद्देशिका में, धर्म निरपेक्ष नहीं लिखा गया है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देने के लिए। दोस्तों आपको बता दें कि इसमें कई बार पूछा गया है कि संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया, तो 3 प्रकार की। कौन कौन सा न्याय दिया जाएगा? सामाजिक न्याय दिया जाएगा, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के बारे में परिचर्या कहाँ की गई है? संविधान की उद्देशिका में। और दोस्तों आपको बता दें कि न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दी गई। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 3 प्रकार के न्याय हैं। न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। और दोस्तों समता कितने प्रकार की बताई गई है? प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर हम संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मित मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी की सम्वत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। दोस्तों कहने का मतलब है हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हो गया। और 26 नवंबर को चूंकि हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, इसीलिए हम भारतीय संविधान दिवस, जो भारत में संविधान दिवस मनाते हो, 26 नवंबर को ही मनाते हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि संविधान सभा के मुख्य प्रणेता थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और संविधान की जो प्रस्तावना है उसी को संविधान की कुंजी कहा जाता है। दोस्तों ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, तो संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा गया है, उद्देश्य का जो है उसी को संविधान की आत्मा कहा गया है। लेकिन दोस्तों ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की जो प्रस्तावना उसको संविधान की आत्मा नहीं कहा, और बहुत लोगों ने कहा है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, उन्होंने अनुच्छेद 32 जो था, आर्टिकल 32, जिसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, उसे बताया है कि ये संविधान की आत्मा है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के शब्दों में जो मौलिक अधिकार वाले पार्ट में आर्टिकल 32 है, उसमें क्या बताया गया? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि और अन्य लोगों ने क्या कहा है संविधान की आत्मा? किसको कहा है? संविधान की प्रस्तावना को। और संविधान की कुंजी भी संविधान की प्रस्तावना को ही कहते हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि कभी कभी संविधान में संशोधन होते रहते हैं, तो संविधान संशोधन और आर्टिकल, ये दोनों चीज़ें पॉलिटी से पूछी जाती हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था प्रस्तावना या उद्देशिका में, प्रस्तावना या उद्देशिका एक ही चीज़ है, उसी को उद्देशिका और उसी को प्रस्तावना कहा जाता है। 42वें संविधान संशोधन 1976, तो ये 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 में हुआ था। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा क्या क्या जोड़े गए थे? कौन कौन से वर्ड? 3 वर्ड जोड़े गए। समाजवादी जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। क्या क्या जोड़ा गया था? दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता शब्द जोड़े गए। क्या क्या जोड़े गए? तो दोस्तों आपको इस ट्रिक को याद करने के लिए क्या क्या वर्ड जोड़े गए, आप सपा वर्ड याद रखेंगे, क्योंकि आपने सपा पार्टी एक पढ़ी होगी, SPA सपा, जो मुलायम सिंह ने की पार्टी है। दोस्तों आपको बता दें कि इस समय उसके अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं। तो समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए। तो हम अभी यहाँ पर किसी पार्टी से रिलेटेड कुछ बात नहीं कर रहे हैं, हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आप कैसे इसको याद कर पाएंगे, आप कभी भूलें ना। तो दोस्तों आप सपा वर्ड को याद रखिएगा। यस फॉर समाजवादी, पी फॉर पंथ निरपेक्ष, ए फॉर अखंडता। सपा, SPA आप याद रखेंगे सपा, तो आपको ये याद हो जाएगा कि 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा
कौन कौन से वर्ड संविधान में जोड़े गए थे, संविधान की उद्देशिका में जोड़े गए थे। दोस्तों आपको बता दें कि अभी ये याद रहेगा, लेकिन जब आप परीक्षा में जाएंगे तो वहाँ इतना अच्छे से चारों विकल्प सेट किए जाते हैं कि आपको खुद कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन कौन से वर्ड थे, कौन कौन से नहीं। दोस्तों इसी वजह से हम आपको बता रहे हैं कि ये समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए। दोस्तों ऐसे इसी सब SPA नाम से एक और ट्रिक बनती है, सुकरात, प्लेटो और अरस्तु। तो सुकरात प्लेटो के गुरु थे और प्लेटो अरस्तु के गुरु। तो कहने का मतलब है आप सुकरात, प्लेटो और अरस्तु को भी सीरियल से याद कर सकते हैं। SPA सुकरात, प्लेटो और अरस्तु, अरस्तु के गुरु प्लेटो, प्लेटो के गुरु सुकरात। तो दोस्तों आपको बता दें कि SPA आप याद रखेंगे तो बहुत ही दो ट्रिक आपको याद हो जाएगी, मतलब एक ही वर्ड से आपको दो चीज़ें याद हो जाएंगी। पहला तो 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा कौन कौन से वर्ड जोड़े गए थे उद्देशिका में, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए थे। और इसी SPA से आप एक चीज़ और याद रखेंगे, S फॉर सुकरात, P फॉर प्लेटो, A फॉर अरस्तु। दोस्तों जब एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन तो अधिकतर लड़के गलत कर देते हैं कन्फ्यूजन की वजह से कि सुकरात के गुरु प्लेटो थे या प्लेटो के गुरु सुकरात या प्लेटो के गुरु अरस्तु थे या अरस्तु के शिष्य थे गुजरा सुकरात। तो दोस्तों इन चीज़ों में बड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है। तो इस कन्फ्यूजन को दूर रखने के लिए हमने आपको एक ट्रिक दी है SPA नाम से। कौन सी ट्रिक है SPA? S फॉर सुकरात, P फॉर प्लेटो, A फॉर अरस्तु। आप ट्रिक से याद रखेंगे सीरियल से तो आप कभी गलत नहीं करेंगे। सुकरात के जो शिष्य हुए प्लेटो, प्लेटो के शिष्य हुए अरस्तु। तो कहने का मतलब है आप इसे याद रखेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि जो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के माध्यम से भारत की जनता ने भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मर्पित किया था। तो संविधान पूरा बनकर के कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि 26 नवंबर 1949 को हमारा भारत संविधान लागू तो हो गया था, संविधान बनकर तैयार हो गया, लेकिन 26 नवंबर 1949 को सारे संविधान के अनुच्छेद नहीं लागू किए गए। सिर्फ कुछ ही अनुच्छेदों को लागू किया गया है जिसमें इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7, आर्टिकल 8, आर्टिकल 9। तो 5, 6, 7, 8, 9 जोड़े गए थे और लागू किए गए थे, और आर्टिकल 60 लागू किया था। उसके बाद में 300 प्लस वाले 360, 300 ऐसे 66, 67 लागू किए गए थे, ऐसे बहुत लागू किए गए थे। तो ये शुरुआत वाले पूछे जा सकते हैं कि 5, 6, 7, 8, 9 ये वाले लागू किए थे, और आर्टिकल 60 जो है 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था। तो दोस्तों आपको बता दें कि सारे अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में लागू नहीं किए गए थे, लेकिन 26 नवंबर 1949 को पूर्ण संविधान लागू हो गया हमारे भारत में, जो बनकर तैयार हुआ था। और संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को हुई थी। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950 को। और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कब चुना गया? 24 जनवरी 1950 को। किसको चुना गया? राजेंद्र प्रसाद को। दोस्तों आपको बता दें कि 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूर्ण रूप से क्रियान्वित अर्थात लागू किया गया। पूर्ण रूप से संविधान को कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को। और दोस्तों आपको बता दें कि भारत के संविधान में, इस मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूची थी, 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे। और भारतीय संविधान विश्व में सबसे लंबा लिखित संविधान है, और सबसे छोटा लिखित संविधान किसका है? अमेरिका का। परंतु वर्तमान भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। दोस्तों इस वर्ड को आप याद रखिएगा, अमेरिका वाले को, क्योंकि अधिकतर बुकों में लिखा नहीं होता। तो भारत के मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। भारतीय संविधान विश्व में सबसे लंबा लिखित संविधान है, परंतु वर्तमान भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। कहने का मतलब है 4 अनुसूचियां और बढ़ा दी गई हैं। वो संविधान संशोधन होकर के हम आपको उसको पढ़ाएंगे कि कौन कौन सी अनुसूचियां कब कब बढ़ाई गई। पहले कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थी, लेकिन अब 12 अनुसूचियां हो गई। दोस्तों आपको बता दें कि कभी कभी पूछा जाता है कि संविधान में कितने भाग हैं, तो अब 22 भाग न देकर 25 भाग दे दिया जाता है, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि कई पार्ट संविधान के भागों में बढ़ गए हैं। लेकिन अगर करेक्टली देखा जाएगा तो 22 भाग ही हैं, भागों को नहीं बढ़ाया जाता। संविधान संशोधन में क्या होता है, उसी के पार्ट कर दिए जाते हैं। 22 का ए, 22 का बी, ऐसे ऐसे करके, 19 का ए, 19 का बी, तो ऐसे वो ABC उसी में खंड कर दिया जाता। तो उसको भी अगर जोड़ा जाएगा तो 25 भाग हो गए हैं। और अगर वैसे ही ABCD जो अनुच्छेद जोड़े जा रहे हैं, अगर इनको जोड़ा जाएगा तो करीब 475 या 470 अनुच्छेद हो गए, और 12 अनुसूचियां इस समय हैं। दोस्तों आपको बता दें कि जो प्रारूप समिति थी, इससे क्वेश्चन बनते हैं कि प्रारूप समिति की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, कितने सदस्य थे। तो प्रारूप समिति जो थी, ड्राफ्ट कमेटी, इसके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और ये पश्चिम बंगाल के अधिवेशन से निर्वाचित हुए थे। और इसमें 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? टोटल 7 सदस्य थे, और 7 सदस्यों में तो एक सदस्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हुए, 6 और लर्न करना है आपको। आह्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर जो मद्रास से थे, और कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी जो मुंबई से निर्वाचित थे, एन गोपाला स्वामी अयंगर थे, और
सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे जो मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि कर रहे थे, और एन माधव राव जी थे जो बीएल मित्र के स्थान पर नियुक्त हुए थे। बीएल मित्र पहले थे लेकिन बाद में वो हट गए, तो क्या हुआ, उनके स्थान पर एन माधव राव हो गए। और डीपी खेतान, इनकी जब मृत्यु हो गई, इनकी मृत्यु के बाद टी कृष्णमाचारी को नियुक्त किया गया था डीपी खेतान के बाद। तो दोस्तों आप इसे ट्रिक से याद भी कर सकते हैं, AKNSAD, AKNSAD आप याद रख सकते हैं। AKN, ए फार आह्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर, के फार कन्हैयालाल मणिलाल मुंशी, तो KM मुंशी भी आप रख सकते हैं। AKNSAD, तो AKNSAD, AKN साद आप याद रखेंगे। ए फार आह्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर, के फार KM मुंशी, और एन फार एन गोपालास्वामी अयंगर, और यस फार सैयद मोहम्मद सादुल्ला, और ए फार एन माधव राव, और AKSAD आप याद रखेंगे। और ए फार एन यहाँ पर, क्योंकि एन जब बोलते हैं आप प्रोनाउंसिएशन करते तो लगता है AN आप बोल रहे हैं, तो हमने ए ट्रिक रखी है। नहीं तो आप SND भी रख सकते हैं कि AKNSND भी आप रख सकते हैं अगर आप एन माधवराव को यन से ही लिखते हैं तो। और डीपी खेतान डी फार, और इनकी मृत्यु के बाद टी कृष्णमाचारी को नियुक्त किया गया था। कौन हुए? टी कृष्णमाचारी को सदस्य बनाया गया था। तो ए फार आह्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर, के फार कन्हैयालाल मणिलाल मुंशी ने KM मुंशी, एन फार एन गोपालास्वामी अयंगर, तो AKN हो गए। ए फार आह्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर, के फार कन्हैयालाल मणिलाल मुंशी, और एन फार क्या हो गया? एन गोपालास्वामी अयंगर, तो अयंगर याद हो गया, AKN याद हो गया। आप उसके बाद SND या SAD आप याद करिए, यस फार सैयद मोहम्मद सादुल्ला, और एन माधवराव, ये जो याद रखिएगा कि BL मित्र के स्थान पर ये आए थे। और उसके बाद डीपी खेतान, इनकी मृत्यु के बाद टी कृष्णमाचारी को सदस्य बनाया गया था। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इसे याद रखिएगा। दोस्तों आपको बता दें कि कैबिनेट जो ये प्रारूप समिति हुई थी, इसमें 7 सदस्य थे टोटल, और 7 सदस्य में से एक सदस्य तो यही हो गए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उसके बाद में एक सदस्य और कौन हुआ? उसके बाद 6 सदस्य को आपको लर्न रखना है AKNSAD से। और उसके बाद दोस्तों जो समितियां बनी थी, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि संविधान की समितियां कौन थी और उनकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे। तो दोस्तों आपको बता दें कि अगर आपको संघ कहीं लगा मिलता है, संघ अगर लिखा मिलता है, तो आप उस संघ से याद रखिएगा, क्योंकि संघ क्या था? पूरा भारत संघ, मतलब एक समझिए केंद्र से। तो संघ क्या है? संघ अगर कहीं लिखा मिलता है किसी भी समिति में, तो आप समझिए पंडित जवाहरलाल नेहरू उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। तो संघ शक्ति से, ये ट्रिक है समझिए आपके लिए, संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। और जो राज्य के लिए समिति बनी थी, इसकी भी जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता कर रहे थे। संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, देखिए यहाँ भी संघीय लिखा, यहाँ भी संघ लिखा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। और राज्य के लिए जो समिति बनी थी, उसकी भी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ही कर रहे थे। और जो प्रांत से अगर रिलेटेड आई, क्योंकि देखिए इन्होंने कई देशी रियासतों को, जो जूनागढ़ हैदराबाद की थी, जूनागढ़ की थी, कश्मीर रियासत थी, तो सब प्रांत ही एक प्रकार से हुआ करते थे। तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। और दोस्तों आपको बता दें कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में तो आप जानते हैं कि प्रारूप समिति वाला, तो ये याद ही नहीं करना पड़ेगा, आपको पहले से याद होगा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और प्रक्रिया नियम समिति या संचालन समिति, क्योंकि राष्ट्रपति थे तो यही तो मेन थे, तो प्रक्रिया नियम समिति, लेकिन बाद में राष्ट्रपति हुए। हम ट्रिक से याद करके बता रहे हैं कि आपको ट्रिक दिमाग लगाना है, कैसे कैसे हम भूले ना। तो क्योंकि आप हर चीज़ को याद नहीं कर सकते, आप 2-3-4 बार इसको पढ़ेंगे, आपको अपने आप इमेज बन जाएगी, क्रिएट हो जाएगी आपके माइंड में, बस आप जहाँ टिक करने वाले रहेंगे आपको टिक कर देंगे। तो प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संचालक समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और राष्ट्र ध्वज तदर्थ समिति या झंडा समिति, दोस्तों आपको बता दें कि झंडा समिति वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और नीति निर्देशक तत्व की जो समिति की, तो तेज बहादुर सप्रू थे। दोस्तों आपको बता दें कि अब यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि किस देश से कौन कौन सी चीज़ें हमारे, देखिए हमारे भारत का जो संविधान इतना बड़ा क्यों हुआ। दोस्तों आपको बता दें कि भारत के संविधान में अनेक देशों के संविधान से जो मुख्य चीज़ें थी उनको हमने खुद ले लिया। तो ब्रिटेन के संविधान से क्या ले लिया गया? संसदीय शासन प्रणाली ले ली। संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई? ब्रिटेन से ले ली गई। एकल नागरिकता भी ब्रिटेन से ही ली गई। एकल नागरिकता कहने का मतलब है दोस्तों, यहाँ पर दोहरी नागरिकता नहीं है। जैसे अमेरिका में अगर कुछ लोग रह रहे हैं तो वहाँ पर दोहरी नागरिकता मिलती है, एक तो अमेरिका की नागरिकता और एक उसके बाद जो अमेरिका के प्रांत हैं तो उनको 2 प्रांतों की भी नागरिकता मिल जाती है। जैसे अगर मान लो, जैसे ए अमेरिका, कोई ए नाम का देश है, उसमें बी नाम के प्रांत है, सी नाम के प्रांत है, तो डी नाम के, तो अगर वहाँ कोई व्यक्ति है, अगर वो बी प्रांत से निवास करता है तो हम ये कहेंगे कि वो बी प्रांत का भी नागरिक है और साथ में अमेरिका का तो नागरिक है ही है। तो कहने का मतलब है दोहरी नागरिकता का मतलब है, जैसे अमेरिका में है तो वहाँ राज्य के भी नागरिक होते हैं, जो राज्य होता है, स्टेट होता है, प्रांत होता है, और उसके साथ अमेरिका के तो नागरिक होते हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता।
भारत में क्या है, विविधता में एकता देखने को मिली है, डाइवर्सिटी में यूनिटी देखने को मिली, क्योंकि हम बंगाली, गुजराती, मद्रासी, फिर भी हम हैं एक भारतवासी। कहने का मतलब है हम मद्रासी होते हुए, गुजराती होते हुए, बिहारी होते हुए भी हमसे जब हमारा परिचय पूछा जाता है कि हम कौन है, तो आई एम इंडियन, हम क्या बोलते हैं अपने आप को कि हम इंडियन हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि भारत में ये क्यों कहा गया, क्योंकि भारत में ब्रिटेन से लिया गया है संसदीय प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली, और एकल नागरिकता ली गई। हमारी सिर्फ एक नागरिकता होगी, मतलब हम एक ही देश की नागरिक हैं। हमारी कोई जैसे नहीं कि जैसे मैं अगर यूपी से रिलेट करता हूं तो दोस्तों मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं उत्तर प्रदेश का नागरिक हूँ और साथ में भारत का नागरिक हूँ, मैं ये नहीं कहूँगा, मैं सिंपल कहूँगा कि मैं भारत का नागरिक हूँ, क्योंकि भारत एक संघ है। कहने का मतलब है दोस्तों आपको बता दें कि जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली ली गई। तो कई बार पूछा गया है कि संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई, ब्रिटेन से ली गई। एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है। दोस्तों अब आपको बता दें कि ब्रिटेन क्या है। दोस्तों आपको बता दें कि ब्रिटेन जो आयरलैंड था, इसमें देखिए दोस्तों आपको बता दें कि जो यूके है, यूनाइटेड किंगडम, ये चार देश का समूह है, समझिए। जैसे एक आयरलैंड है, ये उत्तरी आयरलैंड और दक्षिणी आयरलैंड ये बट गया था। दोस्तों आपको बता दें कि इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, यानी VES, वेल्स, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड, VES आप लग रखेंगे क्या, VES, वेल्स, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड, इन तीनों को मिला करके बनता है ब्रिटेन। क्या बनता है, ब्रिटेन। और दोस्तों जब इन तीनों में मिला दिया जाता है आयरलैंड को, जो कि दो पार्टों में था, उत्तरी आयरलैंड, दक्षिणी आयरलैंड, तो इन चारों को मिलाकर नाम दिया जाता है यूनाइटेड किंगडम, यूके। क्या का नाम दिया जाता है, यूके, यूनाइटेड किंगडम। और दोस्तों इन्हीं चारों देशों को मिलाकर जब यूनाइटेड किंगडम कह दिया जाता है तो इसकी राजधानी बताई जाती है लंदन। किसकी राजधानी है, लंदन, यूके की, यूनाइटेड किंगडम की। दोस्तों आपको बता दें कि जो ब्रिटेन है इसमें सिर्फ 3 देश हैं, ओनली 1, 3 देश। इन्हीं 3 देशों के लोगों ने हमारे भारत पर शासन किया था। किसने किया था दोस्तों, हमारे भारत पर ब्रिटेन वालों ने शासन किया। तो ब्रिटेन में कौन कौन से थे, 3 लोग थे। कौन कौन से थे, VES, V फॉर वेल्स, E फॉर इंग्लैंड, S फॉर स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड, इन तीनों ने मिलकर ब्रिटेन बनाया। इन तीनों का समूह ब्रिटेन कहलाता था। जब ब्रिटेन में आयरलैंड को सम्मिलित कर दिया जाता था तो ये पूरा यूके बन जाता था। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, और इसकी कैपिटल हुआ करती थी लंदन। दोस्तों इस टॉपिक को मैंने आपको बहुत इजी वे में समझाया है। आशा करता हूँ आपको ये चीज़ इंपॉर्टेंट क्लियर हो ही गई होगी। दोस्तों आपको बता दें कि मैक्सिमम लड़कों को ये बात नहीं पता होती कि ब्रिटेन क्या है, इंग्लैंड क्या है। तो हम आपको ये बताने में सक्षम हो पाए, हम आपको बताने में समर्थ हुए कि आपको कैसे बताया जाए कि ब्रिटेन क्या है और यूके क्या है। दोस्तों आपको बता दें कि अभी हमारे पास फिगर नहीं है मैप का, नहीं तो हम आपको और अच्छे से समझाते। लेकिन दोस्तों हम कोशिश करेंगे कि अब हम नेक्स्ट वीडियो में अगर कोई चीज़ मैप से रिलेटेड आती तो मैप को भी वहाँ सम्मिलित कर लिया जाए। जो VES है, आप इस ट्रिक को याद रखेंगे तो आपको कभी गलत नहीं होगा। V फॉर वेल्स, E फॉर इंग्लैंड, S फॉर स्कॉटलैंड। तो वेल्स, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मिलाया जाएगा तो ब्रिटेन बनेगा। ब्रिटेन में यदि आयरलैंड को जोड़ दिया जाएगा तो यूके बनेगा। और इसी यूके की पूरी कंप्लीट जो राजधानी है वो लंदन है। तो जो ब्रिटेन है इससे एकीकृत न्याय प्रणाली भी ली गई थी। और जो मंत्रिमंडल का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, ये किसके लिए होता है, ये ब्रिटेन से ही लिया गया है कि लोकसभा के जो मंत्रिमंडल है वो लोकसभा के प्रति, मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है, लोकसभा के प्रति। अर्थात मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, लोकसभा के प्रति। तो विधायक। और दोस्तों यदि मैं आपसे पूछूं कि मंत्रिमंडल व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती, तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में नीचे बताइए। दोस्तों आपको बता दें कि आपको इसको कमेंट बॉक्स में हमें जरूर इसका आंसर बताना है कि मंत्रिमंडल व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। और ब्रिटेन से विधायी प्रक्रिया ली गई है। और संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति की स्थिति चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया, ये सब ब्रिटेन से लिया गया है। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो हमारी उद्देशिका यानी प्रस्तावना है, ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका से ही ली गई है। और जो राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट लगाया जाता है, प्रेसिडेंट पर इम्पीचमेंट, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, जो कि जिसका वर्णन आर्टिकल 61 में किया गया है। तो जो महाभियोग है ये कहाँ से लिया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसको कहा जाता है USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और कार्यालय प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति होता है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर के रूप में राष्ट्रपति होता था। तीनों सेनाओं का मुखिया कौन होता है, मेन कौन होता है, सर्वोच्च कमांडर, राष्ट्रपति होता है। और दोस्तों ये कई बार पूछा गया कि न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ से लिया गया, तो ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA से लिया गया। न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी यहीं से ली गई है। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना भी संयुक्त राज्य अमेरिका से ही लिया गया है। और राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में राष्ट्रपति जो हैं, ये भी कहाँ से लिए गए हैं, ये कहाँ से लिए गए हैं,
ये भी कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से ही लिया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि जो कनाडा है, कनाडा से संघात्मक व्यवस्था ली गई है। कनाडा से क्या लिया गया है, संघात्मक व्यवस्था। और राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्ति, राज्यपाल की केंद्र द्वारा जो नियुक्ति की जाती है वो भी कनाडा से ही ली गई है। और संघात्मक व्यवस्था जो है ये भी कनाडा से ही ली गई। किससे ली गई है, कनाडा से ही ली गई है। अवशिष्ट शक्ति, ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अवशिष्ट शक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं। तो अवशिष्ट शक्तियाँ कनाडा से ली गई हैं। शक्ति का विभाजन जो है संघ एवं राज्य के बीच किया गया, ये भी कनाडा से लिया गया है। उच्चतम न्यायालय का जो परामर्शी न्याय निर्णय है ये भी कनाडा से ही लिया गया है। किससे लिया गया है, कनाडा से। तो अवशिष्ट शक्ति कनाडा से ली गई है। शक्ति विभाजन भी कनाडा से लिया गया, जो संघ एवं राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया है। और दोस्तों आपको बता दें कि जो उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय था ये भी कनाडा से ही लिया गया। किससे लिया गया है, कनाडा से। और आयरलैंड जो कि राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डीपीएसपी जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, दोस्तों आपको बता दें कि ये आयरलैंड से लिया गया है। और राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, आयरलैंड से। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का जो मनोनयन होता है ये भी आयरलैंड से लिया गया। और दोस्तों आपको बता दें कि संविधान संशोधन, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई, दक्षिण अफ्रीका से। राज्यसभा सदस्यों को जो निर्वाचन प्रक्रिया होती है वो भी दक्षिण अफ्रीका से ही ली गई है। दोस्तों अब आपको बता दें कि जो फ्रांस से बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि गणतंत्र, समानता और बंधुत्व का जो फ्रांस की क्रांति का नारा था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये कहाँ, ये फ्रांस की क्रांति का नारा था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। इसी स्वतंत्र, तो पूछा गया है कि फ्रांस की क्रांति का प्रसिद्ध नारा जो किसके संविधान में लिया गया, तो भारत के संविधान में। तो भारत के संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो नारा है, बंधुत्व का सिद्धांत है, ये फ्रांस से लिया गया। गणतंत्रात्मक व्यवस्था भी फ्रांस से ही ली गई है। और जो समवर्ती सूची का प्रावधान है, संघ सूची और राज्य सूची, तो आपने देख ही लिया कि संघ सूची एवं राज्य सूची किससे ली गई है, संघ। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप इसे लर्न करिएगा। जो ये कनाडा वाला स्टेटमेंट अभी हमने बताया था, इसे इंपॉर्टेंट है, आप लर्न रखिएगा कि कनाडा से अवशिष्ट शक्ति ली गई है, तो मैंने इंपॉर्टेंट ही बताया था। और जो शक्ति का विभाजन है ये भी कनाडा से ही लिया गया था। लेकिन जो संघ सूची और राज्य सूची है ये कनाडा से ली गई थी। लेकिन अगर ये पूछा जाता है कि समवर्ती सूची कहाँ से ली गई थी, तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे लर्न रखिएगा। समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से किया गया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया, भारतीय संविधान में। और संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है इसको भी ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। और पूर्व सोवियत संघ, इससे क्या लिया गया है, मूल कर्तव्य लिया गया है। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य लागू किया गया था। और प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का जो आदर्श है ये भी पूर्व सोवियत संघ से ही लिया गया। जापान द्वारा विश्व द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान द्वारा ली गई है। और जर्मनी, बाइमर, जर्मनी का संविधान क्या कहलाता है, बाइमर संविधान। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया कि बाइमर संविधान किसका संविधान है, जर्मनी का संविधान बाइमर संविधान कहलाता है। ये यूपीएससी पूछ चुका है कई बार कि बाइमर संविधान किसके संविधान को कहा जाता है, तो जर्मनी के संविधान को बाइमर संविधान कहा जाता है। और आपातकाल के दौरान जो मूल अधिकारों का निलंबन हो जाता है, अर्थात आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर सारे मूल जो आर्टिकल राइट जो होते हैं, मूल अधिकार जो होते हैं, फंडामेंटल ऑफ राइट होते हैं, वो निलंबन हो जाते हैं, उनका निलंबन हो जाता था, तो निलंबित हो जाते हैं। तो ये कहाँ से लिया गया है, जर्मनी से लिया गया है। आपातकाल के दौरान जो मूल अधिकारों का निलंबन कर दिया जाता है, तो कहाँ से लिया गया है, जर्मनी से। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि इसी डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी हिस्ट्री की कंप्लीट। उसमें एनिसेंट हिस्ट्री, मेंडिवल हिस्ट्री और जो मॉडर्न हिस्ट्री, ये तीनों पार्ट पूरा कंप्लीट कवर कर दिया गया है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी हिस्ट्री की। तो दोस्तों आपने यदि अभी तक पूरे कंप्लीट हिस्ट्री के वीडियोज को नहीं देखा है तो आप कंप्लीट देख लीजिए। दोस्तों आपको बता दें कि ये वीडियोज आपको यूपीएससी पेट जब परीक्षा देने जाएंगे तो आपको रिवीजन टाइम भी इंपॉर्टेंट मदद करेंगे। और दोस्तों यदि आप अभी एक बार वीडियो देख लेते तो उसके बाद में हम 1.75 या 1.5 की स्पीड करके आप जब परीक्षा देने जाएंगे तो उस वक्त देख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप जब बुक से पढ़ रहे होते हैं इन्हीं बातों को, तो उतने टाइम में आप नहीं रीड कर पाते जितनी टाइम में इस वीडियो से आप रीड कर सकते हैं। दोस्तों आपको इस वीडियो से याद भी हो जाता है, क्योंकि दोस्तों हम आपको बता दें कि साइंस कहता है कि किसी भी चीज़ को याद कब किया जा सकता है, उसको यदि देखा जाए और सुना दोनों चीज़ किया जाए। तो दोस्तों आप वीडियोज में क्या कर रहे होते हैं, आप देख भी रहे होते हैं ध्यान से, और उस पर पॉइंट आउट भी कर दिया जाता है कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, और साथ में हम बोल भी रहे होते, तो आपको दोनों चीज़ें एक साथ मिल जाती हैं। और दोस्तों आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद लग रही होगी, और इसलिए
आप हमारी इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और दोस्तों आपको बता दें कि अभी आपके एग्ज़ाम को लेकर अभी पूरा सितंबर बचा है, सितंबर के बाद में 15 डेज अक्टूबर में, तो हमें अक्टूबर वाले डेज को इसमें कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि एग्ज़ाम के जो आखिरी 15 दिन में होते हैं उसमें हम पढ़ाई कुछ नहीं करना चाहिए, उसमें सिर्फ रिवीजन करना चाहिए। अर्थात नई चीज़ों को पढ़ने के बजाय हमें क्या करना चाहिए, रिवीजन अर्थात रिवाइज पर ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों हम इस बार इस पूरे सितंबर में, अभी अगस्त के कुछ दिन बचे, तो अगस्त में हम अगस्त आखिरी तक क्या करेंगे, इस पॉलिटी को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में हम आने वाले 1 महीने में पूरे कंप्लीट सिलेबस को पेट के कवर कर लेंगे। और दोस्तों आपको बता दें कि आप हमारी इस वीडियो को कंटिन्यू देखा करिए, क्योंकि यदि आप ये कर देते हैं कि आप आज के वीडियो को कल पर छोड़ देंगे तो दोस्तों ये आपको भारी लगने लगेगा, क्योंकि जब डेली आप वीडियो देख रहे होते हैं तो आपका एक रूटीन बन जाता है। और आप समझिए इसे कंटिन्यू देखना है, समझिए एक क्लास की भांति इसको ले रहे हैं आप, पर डे एक ही क्लास लेना और ज़्यादा देर की होती भी नहीं, आपको आधा घंटे ही पढ़ना होता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।